कहानियों की बात हम इस मंच पर पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं कि कहानियाँ ऐसी होती हैं, कहानियाँ वैसी होती हैं, कहानियाँ हमें ये बताती हैं, कहानियाँ हमें हमारे ही कुछ हिस्सों से मिलाती हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एक कम्युनिटी के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, एक सिविलाइजेशन के तौर पर आपका बहुत भला कर सकती हैं, आपको एक बहुत बड़े विध्वंस से बचा सकती हैं। इमेजिन कीजिए आज से 200, 300, 400 साल पहले ये दुनिया कैसी होगी। इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े शहरों को इमेजिन कीजिए, उनका उनका रूप कैसा होगा, वहाँ कैसी इमारतें होंगी, वहाँ कैसे घर होंगे, वहाँ कैसे लोग होंगे, वो क्या पहनते होंगे, वो क्या खाते होंगे, वो किस भाषा में बात करते होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इमेजिन कीजिए। एक चीज़ तो मैं 100% कह सकता हूँ कि उस ज़माने में हर शहर अपने आप में अलग था, यूनिक था। हर शहर की अपना कल्चर था, अपनी भाषा थी, अपना लिटरेचर था। महीनों महीनों लोग ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए। और जब वो वापस अपने शहर आते थे तो उस शहर की कई सारी कहानियाँ, कई सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाते थे। उनका रहन सहन, उनका खाना, उनकी भाषा, उनकी कहानियाँ, उनके छोटे छोटे एनेक्डोट्स। और जब वो वापस पहुंचते थे तो वो उस एक शहर से नहीं, उस पूरे 1-1.5 महीने में वो जहाँ जहाँ से भी गुजरे, सी रूट के जरिए मोस्टली जाते थे, वो जहाँ से भी गुजरते थे उस सारी जगहों की कहानियाँ वो अपने साथ लेकर जाते थे और ऐसे ही बैठक लगा के बड़े चाव से, बड़े दिल से सुनाते थे। आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया काफ़ी छोटी हो गई, हम बहुत करीब आ गए हैं एक दूसरे के। अब आप अपना फ़ोन खोलते हैं और उस फ़ोन के ज़रिए आप दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये सब जान जाते हैं। हम ग्लोबली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, पर हम अपनी ही कहानियों से शायद थोड़ा दूर भी हो गए हैं। तो कहानियों की इम्पोर्टेंस, कहानियों की रेलेवेंस जितनी आज है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो शहर है ना हमारे, जितने बड़े बड़े शहर आप ले लीजिए, उनकी स्काईलाइन अगर आप नोटिस करें तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे अगर आप कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को छोड़ दें, जैसे कि आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, गाजीपुर लैंडफिल। अगर आप इनको छोड़ दें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये सिंगापुर है या गुड़गांव है। सिंगापुर और गुड़गांव को कंपेयर कर दिया मैंने। तो कहानियों की इंपॉर्टेंस आज सबसे ज़्यादा है। तो चलिए ऐसी कहानी से आपको मैं मिलाता हूँ। कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और उसमें जितनी फोर्सेस थी, इटली, जर्मनी, जापान और कुछ एलाइड फोर्सेस जैसे फ्रांस, यूके, ये अपना रोल निभा रही थी। लड़ाई पूरे जोरों पर थी। पर एक देश ऐसा था जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से तो एक था, लेकिन इस विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं था। एनी गेसेस मैं किस देश की बात कर रहा हूं? तो यूएस। यूएस 1941 की बात है। यूएस तब तक इस विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1941 में कुछ ऐसा हुआ जिसने यूएस को फोर्सफुली इस वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। एनी गेसेस मैं किससे की बात कर रहा हूं? पर्ल हार्बर। यस। हवाई आइलैंड्स, जो अभी केतकी ने अपनी कहानी में बताया, हवाई आइलैंड्स में एक नेवल बेस हुआ करता था पर्ल हार्बर के नाम से, जहां पे जापान की इंपीरियल फोर्सेस ने एक सरप्राइज अटैक किया। वो अटैक इतना फेरोशियस था कि वहां पे यूएस नेवल फोर्सेस को बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। और इन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूएस की एक ग्लोबल इमेज को। जो इतनी बड़ी ताकत है उसको जापान ने आके एक सरप्राइज अटैक में इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे और कहानियां हैं कि यूएस और जापान के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही थी, ट्रेड को लेकर, सी रूट को लेकर, वो उस पर नहीं आते हैं। पर ये अटैक हुआ पर्ल हार्बर का। यूएस तिलमिला उठा, उसने कहा हम इतनी बड़ी पावर है और जापान छोटे से देश ने आकर हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। पर्ल हार्बर ने एक और चीज़ की। पर्ल हार्बर ने एक ऐसी चीज़ को हवा दी जो शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन वो किस स्टेज पर थी, कब तक खत्म होती, इसका कोई अंदाज़ा था नहीं। लेकिन पर्ल हार्बर ने
उस एक चीज को सीधा चौथे गियर पर ले गया, और वो था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जैसे हम सब जानते हैं, दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाने का ये प्रोजेक्ट था। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि ये जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट खत्म हो, हम एटम बॉम्ब तैयार करें और जापान को सबक सिखाएं। खैर, छोटा मोटा प्रोजेक्ट था नहीं, 4 साल लगे इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। 4 साल तक यूएस अपने दिल में इस बात को पालता रहा कि कब ये प्रोजेक्ट खत्म हो, कब जापान को हम सबक सिखाएं। 1945 एटम बॉम्ब बनकर तैयार था। अब सवाल यह था कि एटम बॉम्ब गिराए कहां जाए। हम सबको पता है वो एटम बॉम्ब फाइनली गिराए कहां गए, पर अगर मैं आपसे कहूं कि जहां ये गिराए गए वो यूएस की लिस्ट में उन दोनों शहरों का नाम टॉप पर नहीं था। 5 जगहों के नाम मैं आपको बताता हूं। निगाटा करके एक शहर था, उसका नाम उस लिस्ट पे था। इंपीरियल जो महल था, राजा का महल था टोक्यो में, वो शहर वो था। काकुरो करके एक शहर था, हिरोशिमा ऑब्वियसली उस लिस्ट में था लेकिन टॉप पे नहीं था। टॉप पे एक शहर था जिसका नाम है क्योटो। अब क्योटो हमारी कहानी का हीरो है। क्योटो 1868 तक जापान की राजधानी थी और उस वक्त पर सबसे ज्यादा लोग वहां रहते थे, 10 लाख के करीब वहां की जनसंख्या थी। और जापान का जो एलीट क्लास था, सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे एक बुद्धिजीवी लोग वहां रहा करते थे। तो यूएस ने सोचा कि ये सबसे अच्छा एक ऐसा शहर होगा जहां अगर हम अटैक करें ना तो पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी कि क्या बात किया यूएस ने, देखा। लेकिन अब हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले मुख्य किरदार की, जो थे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन। हेनरी स्टिम्सन के सामने जब ये लिस्ट गई तो उन्होंने देखा और क्योटो का नाम सबसे ऊपर देखा, तो वो दौड़ते हुए गए प्रेसिडेंट ट्रूमन के पास, कहा कि अब सर आई बेग टू डिफर, ये लिस्ट गलत है, इसमें से क्योटो का नाम टॉप पे नहीं होना चाहिए। तो उनसे रीजन पूछा गया, क्योंकि यूएस आप जानते हैं 4 साल से इस दिन का वेट कर रहा है कि जापान को तबाह कर दूंगा, और क्योटो से बढ़िया टारगेट उसके सामने था ही नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रूमन ने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि युद्ध जब होते हैं तो कल्चरल सेंटर्स को निशाना नहीं बनाया करते, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ग्लोबली बहुत बदनामी होती है कि आपने कल्चरल सेंटर को तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे कि कल्चरल सेंटर्स को छोड़ दिया गया। तो सबसे बड़ा एक कल्चरल सेंटर जापान का क्योटो है। एक और दलील उन्होंने दी कि अगर हम क्योटो को अटैक करते हैं तो जापान की कमर टूट जाएगी, और उसके बगल में रशिया है, रशिया में कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, वो वहाँ पे आके अटैक करेंगी, वो उसको कैप्चर कर लेंगी, और फार ईस्ट एशिया में कम्युनिस्ट का और ज़्यादा कब्जा हो जाएगा, और कम्युनिस्ट तो वैसे भी उनके दुश्मन थे। तो ट्रूमन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो कैबिनेट के पास फिर से वो लिस्ट गई, कुछ हफ्ते गुजरे, फिर से एक नई लिस्ट आई, कुछ नाम ऊपर नीचे हुए, लेकिन क्योटो का नाम अब भी ऊपर था। हेनरी स्टिम्सन ने फिर से वो लिस्ट पढ़ी, वो फिर से गए वापस कैबिनेट के पास, फिर से वही दलीलें दी, और फिर से अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब हेनरी स्टिम्सन बहुत ही सीनियर, बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल थे। वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते थे, वॉर स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से समझते थे, उनकी बहुत साख थी यूएस मिलिट्री में, मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से समझते थे। तो कैबिनेट को लगा कि इनकी बातों पर विचार करना चाहिए, इनकी बात में दम तो है। 1 महीने बाद, पूरा 1 महीना लगा उन्हें सबको कन्विंस करने में, इधर मिलिट्री चीफ को कन्विंस करने में, उधर कैबिनेट के मेंबर्स को, प्रेसिडेंट को अलग से कन्विंस करने में। 1 महीने बाद जो लिस्ट आई उसमें से क्योटो का नाम हट चुका था, अब हिरोशिमा टॉप पर था। लेकिन जो दूसरा शहर फाइनली जहां पे अटैक हुआ, नागासाकी, वो लिस्ट में था ही नहीं। खैर, उस पर बाद में आते हैं। 6 अगस्त 1945 पहला बॉम्ब लेकर एक प्लेन उड़ा और हिरोशिमा पर वो बॉम्ब गिरा, और ऐसी तबाही इस दुनिया ने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि उस एक बॉम्ब के आगे क्या ही आपकी मिलिट्री फोर्सेस, क्या ही आपकी आर्मरी, क्या ही आपके टैंक्स, क्या ही आपकी नेवल ताकतें, कुछ नहीं। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और प्लेन दूसरा बॉम्ब लेकर उड़ा,
जिसका निशाना था काकुरो। अब वो जैसी काकुरो के ऊपर आया तो पायलट ने नीचे देखा, वहाँ बहुत बादल थे, बहुत फॉग थी। वो फॉग जो हमारे फ्लाइट डिले कर देती है, ट्रेन डिले कर देती है, उस फॉग ने उस शहर को बचा लिया। पायलट ने कहा कि मैं कहाँ गिरा हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वहाँ से आवाज़ आई कि अच्छा ठीक है, वहाँ से लेफ्ट लो, राइट लो एंड नागासाकी पे ड्रॉप कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी टाइम होगा। दैट्स हाउ नागासाकी बिकेम अ टारगेट विच वॉज नॉट इवन इन द लिस्ट। खैर, फिर से भीषण तबाही, हिरोशिमा जितनी नहीं पर बहुत तबाही हुई। यूएस ने अपना काम कर दिया, लेकिन क्योटो के पीछे इतना बड़ा ऑफिसर एक शहर के पीछे क्यों पड़ा था? जाहिर सी बात है, रीजन थे, जैसे कि कल्चरल सेंटर्स को निशाना नहीं बनाया करते, कम्युनिस्ट ताकतें आ जाएंगी। पर एक रीजन और था जो बहुत कम लोगों को पता था, उनका पर्सनल रीजन था। हेनरी स्टिम्सन अपने हनीमून पर क्योटो गए थे और अपने हनीमून पे अपनी वाइफ के साथ क्योटो में जो उनकी यादें थीं, हर शहर की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। जब वो उन गलियों में घूम रहे होंगे, उनको वहाँ के लोगों ने उन कहानियां बताई होंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, बनारस की गलियों की कहानी का भी कई सारी हैं, बहुत पुराना शहर है। उदयपुर की गलियों की बहुत सारी कहानी है, दिल्ली की गलियों की कितनी सारी कहानी है। तो जैसे हम कहीं किसी गली से गुजरे, किसी ने बताया कि वो घर देख रहे हैं आप, वहाँ मुंशी प्रेमचंद बैठ के किताबें लिखा करते थे। या वो घाट देख रहे हैं, उस घाट पे श्री राम ने बहुत बड़ी पूजा की थी। तो जब आप उस जगह पर खड़े होते हैं ना, आपको एक जुड़ाव महसूस होता है, आपको लगता है कि ये मैं भी उस चीज़ का एक हिस्सा बना हूँ। तो सोचिए, ऐसी कुछ यादें हेनरी स्टिम्सन और उनकी वाइफ ने भी वहाँ पे बनाई होंगी। उन्हें भी शायद किसी ने ये कहा होगा कि ये जो ब्रिज आप खड़े हैं ना जिस पर, यहाँ एक बहुत फेमस लव स्टोरी हुई थी। वो जो म्यूजियम दिख रहा है ना आपको, वहाँ एक राजा की तलवार है जिन्होंने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। या फिर वो लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, वहाँ बैठकर किसी साहित्यकार ने एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा था। वो कहानियाँ लेकर वो अपने देश वापस गए। उन कहानियों ने हेनरी स्टिम्सन का साथ 1945 तक नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर क्योटो को न सिर्फ एटम बॉम्ब के हमले से बचाया, लेकिन क्योटो पर एक भी एयर स्ट्राइक नहीं हुई, जो उस जमाने में बहुत आम हुआ करती थी। तो ये ताकत है कहानियों की, ये ताकत है हेरिटेज की, और ये ताकत है हमारे अपने कल्चर की। इसीलिए हम कहते हैं कहानियाँ सुनते रहेंगे तो बचे रहेंगे, कहानियाँ सुनाते रहेंगे तो बचे रहेंगे। कहानियों को सेलिब्रेट करें, अपने कल्चर से, अपनी कहानियों से, अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहें और कहानियाँ सुनते सुनाते रहें।